नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। उदय सागर की झील का किया निरीक्षण, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। उदयपुर में पुलिया पार करते समय फंसी जीप, सिविल डिफेंस ने बचाई 2 युवकों की जान। पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर कांग्रेस ने एसपी को दिया ज्ञापन, भीलवाड़ा में कांग्रेस ने आंदोलन की दी चेतावनी। उदयपुर के सूरजपोल क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना, युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने की बीकानेर में परीक्षा तैयारियों की समीक्षा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष रहे मौजूद। पाली पुलिस ने किया स्लीपर बस चोर गैंग का खुलासा, कई आरोपी गिरफ्तार। जिला कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक, बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर में भारी बारिश के बाद उदय सागर झील का जल स्तर बढ़ गया है, जिसका जायजा लेने के लिए आज जिला कलेक्टर नमित मेहता ने क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले उदय सागर झील पहुंचकर अधिकारियों से इसकी भराव क्षमता के बारे में जानकारी ली। इसके बाद कलेक्टर मेहता झील के आसपास के कैचमेंट एरिया में आने वाले गांवों में भी गए और स्थानीय लोगों से मौजूदा स्थिति के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि कैचमेंट एरिया के कुछ खेतों में पानी भर गया है, लेकिन बाकी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कलेक्टर मेहता ने आगे कहा कि जिन किसानों के खेतों में पानी भरा है, उनकी रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए, जो सैटरडे को तेज़ बारिश हुई थी, उसके बाद उदयपुर में भी उदय सागर में काफ़ी पानी आया था और 2-1 फीट जो उसका स्तर है उससे ज़्यादा पानी था। तो जो हमारे उदय सागर के कैचमेंट की जो पंचायत और गांव है, उनका एक मुआयना टीम के साथ किया गया, जिसमें एसडीएम साहब भी थे, SCWRD और सारे हमारे तहसीलदार जी और सभी लोग थे। तो एक बार वहाँ के ग्रामीणों से भी बात करी गई, तो ओवरऑल स्थितियाँ बिल्कुल ठीक है। कुछ क्षेत्र में पानी भराव, जहाँ अगर खेतों में, घरों में तो पानी का ही नहीं, कुछ खेतों में ऐसा जो प्रिलिमिनरी सर्वे है उससे ये है कि कैचमेंट वाला जो क्षेत्र है उसमें 60-70 बीघा ज़मीन के अंदर पानी है, तो उसका रिपोर्ट कराई जा रही है और जो भी मुआवजा नियम अनुसार है वो उनको कराया जाएगा। अदरवाइज स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है, उसका ही पूरा जायजा लिया। उदयपुर जिले में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदियों और नाले उफान पर हैं, जिसके चलते प्रशासन लोगों से बहाव क्षेत्र से दूर रहने की अपील कर रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग जोखिम लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गत रात सामने आया, जब डबोक थाना क्षेत्र में ओडी नांदवेल पुलिया पर पानी का तेज बहाव होने के बावजूद 2 युवक अपनी जीप से पुलिया पार करने की कोशिश कर रहे थे। बीच रास्ते में उनकी जीप फंस गई। इसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, जिन्होंने सिविल डिफेंस टीम को मौके पर भेजा। टीम ने हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से जीप को खींचकर बहाव क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय पर मदद मिलने से दोनों युवकों की जान बच गई। उनकी पहचान विक्रम सिंह और काना सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने और प्रशासन ने सभी को पानी के बहाव क्षेत्र में नहीं जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव धीरज गुर्जर ने भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कोटड़ी और जहाजपुरा क्षेत्र की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है। गुर्जर ने कहा कि अगर कोई कांग्रेस कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी या नेताओं के समर्थन में कुछ लिखता है, तो उसे तुरंत थाने बुलाकर उस पर दबाव बनाया जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जुड़े लोग जब आपत्तिजनक पोस्ट या टिप्पणियां करते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और न ही उनसे पूछताछ की जाती है। धीरज गुर्जर ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सीधा हमला बताया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न जारी रहा तो पार्टी जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में एसपी को अवगत करा दिया है और उनसे निष्पक्ष जांच और न्याय संगत कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। अगर प्रशासन ने समय रहते इस पक्षपातपूर्ण रवैये को नहीं रोका तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज उठाएगी।
जाजपुर कोटरी क्षेत्र के अंदर एक तरफ तो लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो हमारे थानों के अंदर पुलिस लगी हुई है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छोटे छोटे मुद्दे पर आम जन को और कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देता है तो वहाँ पर एसएचओ उनको बुला के थाने के अंदर दबाव डालते हैं कि तुमने ये पोस्ट क्यों डाली, कांग्रेस के पक्ष में क्यों लिख रहे हो, बीजेपी के पक्ष में क्यों नहीं लिख रहे हो। कोई अगर पोस्टर होल्डिंग में फोटो लग जाता है उस व्यक्ति को परेशान करते हैं। कार्यकर्ता अगर कहीं भी पुतला फूंक रहे हैं तो उस पुतला फूंकने के ऊपर भी ST/SC के मुकदमा दर्ज करा के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से जाजपुर कोटरी क्षेत्र के अंदर पुलिस के माध्यम से कार्यकर्ताओं को और आम जन को प्रताड़ित करने जा रहा है, उसके बारे में आज हम FC साहब से मिले हैं और हमने इनको स्पष्ट चेताया है कि अगर इस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, लोगों को नाजायज दबाव डाला गया, झूठे मुकदमे में फंसाया गया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और जिला स्तर का आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी बिलोड़ा पुलिस की होगी। इसलिए तत्काल प्रभाव से जाजपुर कोटड़ी की पुलिस के ऊपर अंकुश लगाया जाए और जिस तरह से ये राजनीतिक द्वेषतापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं उस कार्रवाई के ऊपर रोक लगाई जाए। उदयपुर शहर के सूरजपुल थाना क्षेत्र में बीती रात आपसी कहासुनी के बाद चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार घायल युवक विकास साहू दिल्ली गेट पर खड़ा था, तभी वहां कंकी नामक युवक आया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ने पर कंकी ने अपने दोस्तों को मौके पर बुला लिया और सबने मिलकर विकास के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान कंकी ने चाकू से विकास पर हमला कर दिया जिससे उसके हाथ और गर्दन पर गहरी चोटें आई है और काफ़ी खून भी बहने लगा। घटना देखकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे जिससे घबराकर सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही सूरजपुल थाना तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घायल विकास को तत्काल MB अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज मंगलवार को बीकानेर पहुंचे। उन्होंने 19 से 21 सितंबर तक होने वाली चतुर्श्रेणी की परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए। डाइट सभागार में आयोजित बैठक में आलोक राज ने पेपर लीक, डमी अभ्यर्थियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक और मेटल डिटेक्टर से स्कैन अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक केंद्र पर CCTV कैमरे लगे होने चाहिए और हर उम्मीदवार का हस्तलिखित नमूना लेना जरूरी है ताकि डमी उम्मीदवारों की पहचान आसानी से की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक या डमी अभ्यर्थी से जुड़ी कोई भी संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो इसकी सूचना तुरंत बोर्ड को दी जाए। इसके अलावा उन्होंने पेपर बॉक्स की जांच, सील की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए कहा। पेपर की डिलीवरी के दौरान वीडियोग्राफी को भी अनिवार्य बताया। देखिए, परीक्षाएं को अच्छे से कराने के लिए उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए। जैसे कि डमी से निपटने के लिए हमने बायोमेट्रिक्स हर एक सेंटर पर हर एक बच्चे की बायोमेट्रिक्स और फेस स्कैन की कार्रवाई शुरू की है और पिछले 1.5 साल से हम प्रयास भी कर रहे हैं कि हर एक बच्चे का हम हस्तलिखित नमूना लें। अब एडमिट कार्ड पर हर बच्चे का जो उसने फ़ोटो अपलोड किया है फॉर्म के साथ में वो होता है और साथ साथ में उसने OTR पे जो फॉर्म भरा है उसमें लाइव फ़ोटो दिया है वो होता है। तो यानी कि डमी से निपटने के लिए बहुत सारे एक्शन लिए और मुझे उम्मीद है कि इससे भी डमी की समस्या बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। पेपर लीक से निपटने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए। अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से अलग अलग सेट्स बनवाना, मल्टीपल सेट्स बनवाना और कौन सा सेट किस परीक्षा के शिफ्ट में आएगा ये लास्ट मिनट तक हमने सरप्राइज रखा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र को परीक्षा स्टार्ट के 1 घंटे पहले बंद कर देना, सारे जो सर्विलेंस रखना, हर जो सारे के सारी जो कार्रवाई है उसको पूरा वीडियोग्राफी में बंद करना, CCTV लगाना परीक्षा केंद्र के ऊपर, परीक्षा कक्षों में CCTV लगाना। तो बहुत सारे हमने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जैसे कि नकल के ऊपर, डमी के ऊपर और पेपर लीक के ऊपर काबू पाया जा सकता है। सर, जिस प्रकार से देखा जाता है एग्ज़ाम होते हैं तो एक धार्मिक रूप ले लेता है कभी कभी, जिस पर कड़ा उतरा लिया, हाथ में मेहंदी लगी हुई है, उसको लेकर भी अभी एक कोई नई को निकाला है सर मेमोरेंडम। जो हमारा ड्रेस कोड है वो बहुत ही विस्तृत है और उसमें कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं है या कोई एम्बिग्यूटी नहीं है और मुझे उम्मीद है कि उसकी वजह से हमारी परीक्षाओं में किसी में ऐसे कोई भी इशू नहीं हुआ। कभी कभार किसी का एकाध सेंटर पर ऐसा हो जाता है जबकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई समझने में गलती हो जाती है। अदरवाइज़ ऐसा कोई नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने ब्रीफिंग की है यही मैंने बताया अभी भी हमारे स्टाफ को और सभी को कि ऐसी कोई समस्या होती है तो उसको आप बहुत सूझबूझ से निपट सकते हैं। और जैसे कृपाण है या सिख के लिए जो उनके जो धर्म के चिन्ह उनको ले जाने के लिए अनुमति है, उसके पूरा विवरण दिया हुआ है हमारे ड्रेस कोड के अंदर।
मंगलसूत्र वगैरह है, कलावा है, जनेऊ, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल्स दिए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई परेशानी होने वाली है। मेहंदी के लिए कोई शपथ पत्र के लिए ये सब मेहंदी यदि बच्चे लगाते तो उनको समझना चाहिए कि भाई वो उनका बायोमेट्रिक्स होगा, तो वो मेहंदी से बायोमेट्रिक्स के अंदर बाधा आएगी, तो उनका प्रयास होना चाहिए कि मेहंदी ना लगाए। उसके बावजूद भी कोई बच्चा लगा कर आ जाता है तो हम उसकी फेस स्कैन कर लेते हैं, उसकी जो दूसरी उंगली उसको हम स्कैन से सुनाई नहीं देता। और यदि आपके माध्यम से बताना चाहूँगा बच्चों को, लड़कियाँ लगाती हैं मेहंदी, तो प्रयास करें कि जो टिप्स होते हैं अपने जो उंगली के पोर होते हैं उन पर मेहंदी ना लगाएं, और सिर्फ हथेली पर मेहंदी लगाएं ताकि उनका बायोमेट्रिक्स कर सकें। सर, एक टेबलेट पर परीक्षा कराने को लेकर प्लान। जब मैं मीटिंग में था तो किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि साहब हम परीक्षाएं यदि कंप्यूटर बेस पर टेस्ट कराएं तो ये जो परीक्षा लीक, जो पेपर लीक की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। वो बात बिल्कुल सही है। सिर्फ हमारी प्रॉब्लम ये है कि राजस्थान के अंदर हमारे पास सिर्फ 20,000 नोड्स हैं जहाँ पर कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हो सकती है, और वो सभी नोड्स प्राइवेट सेंटर्स पर हैं, यानी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में, और उनमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि सेफ़ नहीं है, जहाँ पर कि परीक्षा कराना सुरक्षित नहीं है। उसके चलते हम बहुत ही छोटी परीक्षाएं CBT मोड में करा सकते हैं, और कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षाएं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, लाखों में होती है, तो बहुत ही छोटी परीक्षा हम करा पाते हैं। बड़ी परीक्षाओं कराने के लिए हमको OMR बेस्ड परीक्षा करानी पड़ती है, और उसी के चलते फिर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम परीक्षाएँ कराएँ, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में ना कराएँ, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ना कराएँ, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड कराएँ। तो उसका जो तोड़ निकाला है वो है कि हम परीक्षा कराएँ टैबलेट बेस्ड मोड के ऊपर। ये टैबलेट्स जो है वो प्रोड्यूस की जाएँ, सरकारी स्कूलों में परीक्षाएँ हों और उस पर एग्ज़ाम हो। उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं IIT कानपुर और IIT मद्रास की मदद से कि वहाँ पर ये हम जो एक टैबलेट पर जब परीक्षा कराएंगे तो क्या वो सेफ़ रहेगी, उसमें क्या क्या सेफ गार्ड करने पड़ेंगे, खासकर जब परीक्षा केंद्र के ऊपर सर्वर से परीक्षा टैबलेट के ऊपर जब लोड की जा रही है परीक्षा पत्र को, उस समय पर क्या वो लीक हो सकता है या लीक ना हो, उसके लिए क्या क्या उसमें चेक्स बैलेंसेज हो, उस पर अभी परीक्षण चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये परीक्षण सफल होगा। बीच में परीक्षण हुआ था वो सफल नहीं हुआ था, उसमें कुछ कमियाँ रह गई थी, अभी भी चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि परीक्षण सफल होगा। सफल होने के बाद फिर हम ये परीक्षाओं को जो साइज़ है बढ़ा देंगे, पहले 5,000, 10,000, फिर 20,000, ऐसे प्रयास करेंगे जितना हो सके ज़्यादा परीक्षा केंद्रों पर ये हम टैबलेट पर परीक्षा करा सकें। तो ये एक बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम है जिससे कि पेपर लीक नहीं होगा। थैंक यू सर। पाली पुलिस ने स्लीपर बसों में यात्रियों को निशाना बनाने वाली गुजरात की कुख्यात गैंग बागरी गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया है, जिसमें 8 तोला सोना, 1 किलो 250 ग्राम चांदी और 60,000 रुपये नगद शामिल है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नडियाद गुजरात निवासी करण और विशाल उर्फ उंदेड़ी के रूप में हुई है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा और वृत्ताधिकारी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई। कोतवाली थानाधिकारी अनिल कुमार की अगुवाई में गठित विशेष टीम ने 20 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद यह सफलता हासिल की है। टीम ने पाली से पूना तक के जाखड़ ट्रैवल्स बस रूट पर 100 से ज़्यादा CCTV फुटेज खंगाले। अहमदाबाद, सूरत, डीसा, मुंबई और पूना में तकनीकी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर इस गैंग की पहचान की गई। यह मामला 13 अप्रैल को तब सामने आया था जब तारा देवी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल को पूना से पाली जाते समय उनकी स्लीपर बस से 40 ग्राम सोने का बाजूबंद, 32 ग्राम के 5 सोने के सिक्के, 5 सोने के टॉप्स, 1 किलो 250 ग्राम चांदी की बट्टी और 60,000 रुपये नकद चोरी हो गए थे। गिरफ्तार आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है, जिससे गैंग के अन्य सदस्यों और उनकी अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है। डीग के जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने सोमवार को पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने बजट घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन, लंबित NFSA मामलों की समीक्षा और दीपावली से पहले साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी VDO और EO को दीपावली से पहले अपने अपने क्षेत्रों में साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में सड़कों का रखरखाव करने वाली एजेंसियों को भी खराब सड़कों की मरम्मत दिवाली से पूर्व पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त निदेशक पर्यटन विभाग संजय जौहरी सहित अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कौशल ने एजेंडेवार समीक्षा करते हुए वर्ष 2024-25 और 25-26 की बजट घोषणाओं और जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाएं सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़ी हैं, इसलिए उन्हें समय पर पूरा करना बेहद ज़रूरी है। बैठक में विभिन्न विभागों ने अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश की।
सवाईखेड़ा डिमेशन कार्य में बिजली कनेक्शन का काम पूरा होने की जानकारी दी गई, जबकि कामा बस स्टैंड का निर्माण 50% पूरा हो चुका है। लंबित एनएफएसए के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने फ्लैगशिप योजनाओं की भी समीक्षा की और विभागों को नियमित निगरानी रखने और अधिक से अधिक पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए कहा। उन्होंने नगर निकायों को कचरा संग्रहण का काम मानकों के अनुसार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने 15 सितंबर से शुरू होने वाली शहर चलो गांव चलो और सहकार सदस्यता अभियान की तैयारियों का भी जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।